एक मिनट, बारी बारी कर लेंगे सब लोग, बारी बारी। खालिद महमूद साहब आप बात करें, अभी आपको दे रही हूँ जी। खालिद महमूद साहब बात करें। एक एक करके भाई, एक एक बारी बारी कर लें। खालिद महमूद एक्सप्रेस टीवी से। जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज साहब से, तीनों से ये सवाल है कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान ऐसे वाक़यात हुए कि जब भी तहरीक एतमाद खासकर चेयरमैन सेनेट और कुछ बिलों के ऊपर हुई थी, उसमें अपोजिशन के अरकान जो है वो गायब हुए थे। क्या इस मरतबा ये गारंटी दी गई है कि अपोजिशन के तमाम अरकान इस तहरीक एतमाद का हिस्सा होंगे और कोई भी रुकन जो है वो इधर उधर नहीं होगा? एजाज GNN, पहले जवाब दे देना, फिर आपको जवाब दे देना। देखिए, मैं गुजारिश करूं जी, ये बातें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा हाईलाइट करने की नहीं है। हमें भी इसका एहसास है, अगर नुकसान हुआ है तो फिर हमें ही हुआ है। लेकिन आज इस वक्त जो हम आपके सामने केस पेश कर रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हमें कामयाबी होगी। आसिफ, अच्छा एजाज जरदारी साहब, आपसे सवाल है कि आज जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी ने खन्नापुर ब्लॉक किया, फैजाबाद ब्लॉक किया, क्या ये धरने में तब्दील हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमतें नॉर्मली हरबे इस्तेमाल करती हैं, उन हरबों से आप कैसे निपटेंगे? 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ऐवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। क्या वोटों की तादाद बता सकते हैं? एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाजत दें तो इनका जवाब दे दूं, समझे? और मैं से ज्यादा अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। काफ़ी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू। रज़ा मेरा एक बोलिए पूछिए। जरदारी साहब, मेरा रज़ा खट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद आई, फोन वाले भी आपके साथ नहीं थे और उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार फोन वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाएंगे? आसिफ को दे दें इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम अहमद खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम अहमद खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी, आसिफ के बाद। आसिफ रशीद चौधरी सर, माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूँगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सज़ा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को NRO तो नहीं दिया जा रहा, और क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग ये सब एक पॉलिटिकल फोर्स है और हम सब जहाँ सियासी लोग हैं, जमहूरी क़ुव्वत है। याद रखें, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं,
तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। आपने जिन अतराफ़ की तरफ इशारा किया है ये सब हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल को एक हम कौमी इत्तिफाक राय के साथ, एक जमहूरी रवैयों के साथ इस तदरीजी इस्लाहात के ज़रिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुँचाना चाहेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी का रवैया इख्तियार करना, इंतकाम का रवैया इख्तियार करना, आपने गलती की है अब आप गर्दन ज़दनी है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं और आइन के अंदर तमाम इदारों के दायरे कार मुतय्यन हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। अच्छा सर, शाकिर सोलंकी न्यूज़ 1 से हमें मौलाना से और जरदारी साहब से छोटे छोटे सवालात हैं। एक तो मौलाना साहब, आपका 23 मार्च का अब क्योंकि तरीक़त में बात जमा हो चुकी है तो अब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, एक आप ये फरमाएं। दूसरा जरदारी साहब से सवाल है कि बीएपी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई मेल मुलाकातें अपोजिशन की उनके साथ नहीं हुई, तो क्या ये दुरुस्त है कि बीएपी आपके साथ बोबड़ है? इसके बारे में तो मेरे ख्याल में दोनों के बाद में अगर शहबाज शरीफ सा जवाब दें तो बेहतर होगा। शहबाज साहब आप जरा अवेयर हैं इस बारे में। देखिए, जो बीएपी की आपने बात की है वो उनके वक्त मुझसे भी मुलाकात हुई है, यकीनन जरदारी साहब से भी होगी, मौलाना साहब से भी होगी। तो हमारा तो ये हक है, फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी कि हम सबसे रब्ता कायम करें और सबको कायल करें। हत्ता के पीटीआई में जिनके ज़मीर जाग चुके हैं उनको भी हम गुजारिश करेंगे आएँ, आगे बढ़ें और ये जो तब्दीली के नाम पर जो बर्बादी हुई है इस सफ़र को ख़त्म करके आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा हक है, हर लिहाज से हमारा राब्ता बीएपी से भी है, हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, सियासी एक ये निज़ाम है, उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। सर यासिर मलिक, एक मिनट जी ऐसे। सर यासिर मलिक दुनिया टीवी से, ये बताइएगा तीनों कायदीन से मेरा सवाल है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो क्या उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे या कोई अगर इंटरिम सेटअप आता है तो उसमें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे? मेरे ख्याल में आप कोई ऐड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह जी कर लेना। फरमाया कि आवाज आ रही इलेक्शन होगा या अपना वज़ीर आज़म लाएंगे, क्या होगा? तो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, जिस मुआशी सूरत हाल की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं वो ख़राब हो चुकी है, उसको सहारा देने के लिए आपके पास क्या ऐसा जामे प्रोग्राम है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाए? एक बात हम आपसे वाज़ेह तौर पर कह देना चाहते हैं कि जिस तरह आज हम अदम एतमाद की मंजिल पर बाहमी मुशावरत और बाहमी एतमाद के साथ पहुँचे हैं, जो सवालात आप उठा रहे हैं, इसी तरह ये ज़रा खुफिया दस्तावेज़ ही समझ लें इन चीज़ों को कि कोई ऐसी बात कि अहदाफ तक पहुँचने से पहले हम पब्लिक की मिल्कियत करार देकर उस पर मुबाहिसे शुरू कर दें और वो उसको डैमेज करें उस सफ़र को, तो इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें कि वो इशूज़ जो अदम एतमाद के बाद आने वाले हैं शायद वो तय भी हो चुके हों और अगर नहीं तो तय होने के करीब भी हूँ। बाहमी एतमाद से इंशाअल्लाह। एजाज सैयद साहब। मेरा नाम एजाज सैयद है। जरदारी साहब, आपसे, मौलाना साहब से और शहबाज साहब से, तीनों से मेरा एक सवाल है। जरदारी साहब, जब आप बिलावल कराची से चले थे मार्च लेकर, तो ये प्लानिंग उसी वक्त हो गई थी कि मार्च की कल्मिनेशन आज इस दिन होगी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद फाइल होने जा रही है तमाम मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन के साथ? एक तो ये बताइए। मौलाना साहब से मैं पूछूंगा, मौलाना साहब आप भी एक धरना लेके आए थे, आपने भी यहाँ पर बड़ा भरपूर धरना दिया था और फिर आपको जाना पड़ा था, लेकिन कौन को आज तक आपने एतमाद में नहीं लिया? वो किन कुव्वतों ने आपसे क्या वादा किया था तो जिसकी वजह से आप वापस चले गए? शहबाज साहब से क्विक एंड शॉर्ट सवाल। शहबाज साहब, ये हमने देखा कि अपोजिशन, जब से आप लीडर ऑफ द अपोजिशन आप एक्टिव हुए हैं तो अपोजिशन में एक इत्तेहाद भी हमने देखा कि आप सारे लोग सीनियर लोग हैं, इत्तेहाद भी आया है। आप क्या समझते हैं कि
جب نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹرشپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, یا کسی اور جماعت کا؟ تھینک یو. جاوید اس کے بعد کر لیں. جاوید رسپونڈ کر لیں نا. اچھا اس کے بعد زرداری صاحب بات کر لیں. بیٹا جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو ہوگا. جب قدرت اچھا چاہتی ہے نا تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے. یہ قدرت کا کمال ہے. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 23 تک پہنچیں گے. ہم نے بسم اللہ کی, اللہ نے ہماری سنی, اور ہم دوست آپس میں کر رہے تھے, مبصرے ہو رہے تھے. تو الحمدللہ ہم پہلے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ اب نو کانفیڈنس کرنا ہے. آج کا دن ہم نے موظف سمجھا. جی آپ اعزاز صاحب, آپ جو بات کر رہے تھے تو ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے. ہم نے, آپ نے دیکھا, کوئی تشدد نہیں کیا. کیا کہا جا رہا تھا, مولوی صاحبان آ رہے ہیں, تشدد والے آ رہے ہیں, مدرسوں والے آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا 18-15 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے تابع لوگ ہوتے ہیں. ہم نے یہ ثابت کیا. اور جب آپ چیز کو اٹھاتے ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ایک رائے عامہ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس میں اس جدوجہد اور اس موقع پر اسلام آباد میں ہماری موجودگی نے سنگمیر کا کردار ادا کیا ہے, اور وہ تاریخ کا حصہ رہے گا انشاءاللہ. نسیم صدیقی, اب تک نیوز سے. سر میرا یہ سوال ہے کہ جب جی ایک سیکنڈ, جی آپ کا جواب منتظر ہوں میں. دیکھیے یہ تو میں کہہ دیا, یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا اپنا یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا, اور اس میں یقیناً ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا, بات کرنے کا. اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گی, میرے جو قائد ہیں میاں نواز شریف رائے پہ کریں, تو ایک مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا. آپ کو نا امید نہیں کریں, اعزاز آپ کو نا امید نہیں کریں. ویسے آپ کرنے پہ نوید میں ایک گزارش کروں, سیاستدان ماشاءاللہ, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جب 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا, کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم سب بیٹھے, بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ سب نے کیا, اور ماشاءاللہ ہم مختلف مراحل سے کامیابی سے گزرے ہیں. اب بھی ہم ماشاءاللہ سیاست کے سارے بالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نابالغ ایک ہی ہے جس کو ہم باہر کر رہے ہیں. نسیم صدیقی, اب تک نیوز ادھر کرنے دینا, باری باری کر لیجیے, باری باری. نسیم صدیقی, اب تک نیوز. سر میرا یہ سوال ہے کہ جب سینیٹ چیئرمین کے خلاف آپ لوگ لے کے آ رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور آپ کے پاس لوگ بھی پورے تھے, اپوزیشن اسٹرانگ تھی, وہاں پہ آپ کو شکست ہوئی. ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہیں اور کامیابی ملے گی؟ اگر کامیابی نہیں ملی تو اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اور مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب سے سوال ہے کہ کیا ووٹ کو عزت دے دی گئی ہے؟ ووٹ کو بھی عزت دی جا رہی ہے اور کام کو بھی عزت دی جا رہی ہے, فکر نہ کیجیے انشاءاللہ. نہیں بالکل سائڈ پہ. سر نوید اکبر, آج نیوز سے. سر مائک ادھر ہے. جی نوید زرداری صاحب, پہلا سوال آپ سے کہ آپ کو کنگ میکر کہا گیا اس ساری صورتحال میں, اور سب سے پہلے آپ تھے جو بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے آنا چاہیے تبدیلی, اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہی تبدیلی آ رہی ہے, اس لحاظ سے آپ کا موقف درست ثابت ہوا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ شہباز صاحب, پنجاب میں بہت بڑی رفٹ آ گئی ہے گورنمنٹ جماعت میں, چونکہ آپ کی جماعت سب سے بڑی ہے تعداد کے لحاظ سے, اور سب کو پتا ہے آزاد اراکین کو شامل کر کے تو حکومتی جماعت کو بڑا کیا گیا تھا. تو اب آپ لوگوں کی پنجاب میں کیا تیاری ہے, کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب بہت میٹر کرتا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے میرا سوال ہے کہ سر آپ 3 دن پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے 48 گھنٹے کا کہا تو لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے, لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ لوگوں نے جو تیاری کی تھی اور جس طرح سے آپ نے رات کی میٹنگ کو خفیہ رکھا میڈیا سے بھی, تو سر آئندہ بھی یہ معاملہ اسی طرح سے خفیہ رہیں گے؟ تینوں سے سوال ہے. میں نے تو آپ کو اپنی بات کا جواب دے دیا ہے, لیکن ایک بات میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب دیتی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہاں آتے ہیں جی. کہ جب ہم نے پی ڈی ایم بنایا, اس کا 25 نکاتی ایک اعلامیہ جاری ہوا, اس میں عدم اعتماد کا آپشن بھی تھا اور استعفوں کا آپشن بھی تھا, یعنی دونوں آپشن موجود تھے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے,
ये तो मीडिया की दुनिया है, एक प्याली के अंदर एक इतना बड़ा तूफान और इशू बना देते हैं। हमने कभी इस मसले पर ना आपस में कोई ऐसी बहस की है, न इस हद तक हम कोई गए हैं। खुदा न खास्ता सोच की बात होती है, बहस मुबाहिसे की उसमें गुंजाइश रहती है। ऑप्शन दोनों हमारे उस एलामिया के अंदर मौजूद हैं और हम अब भी जो कुछ कर रहे हैं उस एलामिया के अंदर ही कर रहे हैं। नादिर को ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। नादिर को दे दीजिए। हाँ जी से मेरा सवाल है। नादिर गुरामानी नाम है, मैं डॉन न्यूज से हूँ। यहाँ पर जैसे बार बार सेनेट का जिक्र हुआ तो सेनेट में आपके पास 15 अरकान ज्यादा थे, लेकिन जब नतीजा आया तो वो कुछ और था। तो इस वक्त ये एक तासुर और सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इतनी मुतहरिक नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बड़ा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा सवाल, ये अपोजिशन की मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे सेटअप क्या बनेगा और कौन वो मजीद लंबा तो नहीं होगा? ये तो जवाब हो चुका है इसका। बेटा इसके जवाब सब ने पूछ लिए हैं, उसके जवाब आ गया है। हमने खान साहब ने कहा है कि अगर तहरीक नाकाम होती है तो आपको छोड़ेंगे नहीं, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो क्या? आपको पता है कि ये हाथ मेरे आजमाए बात हुए करने देना न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कोई परवाह नहीं।